हेलो, कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। चलिए आज हम जो सप्लीमेंट्री रीडर है 10th स्टैंडर्ड का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका जो 5th चैप्टर है, जो सेम नेम से है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके नाम से ये बुक बनी है, वो कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अभी लड़के हैं जो बड़े सरप्राइज हो रहे हैं कि उनके घर में तो ऐसे मड़ी मतलब कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान बन रहे हैं, लेकिन दिख तो कोई नहीं रहा है और किसी के पैरों के निशान बन रहे हैं बेयर फुट, जिसमें शूज नहीं पहने हुए हैं, मतलब कोई फुटवेयर नहीं है, बेयर फुट है और ऐसे पैरों के निशान बन रहे हैं। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? मतलब ये जो बच्चे हैं वो कहाँ रहते हैं? मिडल ऑफ द लंदन। और वहां पर ये जो कोई बेयर फुटेड आदमी है जिसके पैरों के निशान दिख रहे हैं, जो बेयर फुटेड है, मगर वो व्यक्ति ना दिखाई दे रहा है ना कुछ और, मतलब उसका सिग्नल साइन समझ में आ रहा है ना कोई आवाज है, नथिंग, बट फिर भी वो प्रिंट्स बनते जा रहे हैं। एंड वेयर वॉज द मैन? वो आदमी है कहाँ? दिख तो नहीं रहा है। एज दे गेज्ड मतलब बहुत ध्यान से देखना, मतलब लगातार। गेज का अर्थ होता है एकदम लगातार देखना, मतलब यहाँ पर इसका मतलब है ध्यान से देखना। अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज। उनको एक बहुत ही और रिमार्केबल मतलब आश्चर्यचकित अनयूजुअल सी एक चीज और उनको देखने मिली। वो क्या थी? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अभी तक उनको जो दिख रहे थे उसके अलावा भी फ्रेश फुटमार्क्स दिखने लग गए, और मड वाले जो कीचड़ वाले जो पैर थे उसके निशान और दिखने लग गए। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और वो फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे थे, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। अभी वो बाहर की तरफ, वो जो फुटप्रिंट्स है वो बाहर की तरफ दिखने लग गए, और डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ उतरते हुए वो जो फुटप्रिंट्स है वो रास्ते की तरफ चले गए। द बॉयज फॉलोड, वो लड़कों ने उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया। फैसिनेटेड, बड़े वो आश्चर्यचकित थे, प्रभावित भी थे और आश्चर्यचकित थे और उत्सुक भी थे, मतलब बहुत सारी चीजें उनको लग रही थी। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। और उन्होंने तब तक फॉलो किया जब तक वो जो मडी इम्प्रिंट्स थे, वो जो निशान बन रहे थे पैरों के मड वाले, वो जब तक बहुत हल्के फेंट फेंट होते गए, मतलब हल्के 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 होते गए, तब तक वो उसका पीछा करते रहे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड आउट टुगेदर, और लास्ट में धीरे धीरे हल्के होते गए और फिर वो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। और ये जो मिस्ट्री थी, ये जो रहस्य था कि कोई आदमी तो दिख नहीं रहा है लेकिन उसके पैरों के निशान बन रहे हैं, तो ये जो रहस्य, इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत आसान है। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो bewilder मतलब ये confused, एकदम परेशान, confused बच्चे जो थे, ये किसका पीछा कर रहे थे? ये एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी एक रहस्य, मतलब एक ऐसी चीज उसने ढूंढ निकाली थी कि जिसमें ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसके यू कैन सी थ्रू दैट। मतलब जैसे कांच होता है, कांच से आर पार देख सकते हैं, ऐसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लेने की टेक्निक उसने अभी अभी डिस्कवर की थी। ऐसे एक साइंटिस्ट, मतलब ये किसके फुटप्रिंट्स थे? ये एक साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स थे। उसने ऐसी टेक्निक ढूंढ निकाली थी जिससे ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इस वजह से वो दिख नहीं रहा था और उसके फुटप्रिंट्स बन रहे थे। तो इट वॉज द फुटप्रिंट्स ऑफ दैट साइंटिस्ट who had gone invisible. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब ये साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए टू फाइंड आउट कि ह्यूमन बॉडी को, अपने मानव शरीर को हम इनविजिबल, अदृश्य कर सकते हैं, मतलब जो दिखाई नहीं दे ऐसा कर सकते हैं। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और उसने बहुत सारे ड्रग्स खाए, मतलब बहुत सारे उसने बहुत सारे प्रयोग किए खुद पर ही,
अलग 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 ड्रग खाए और अल्टीमेटली अंत में उसने ऐसा कुछ ड्रग डिस्कवर कर लिया कि जिसके खाने से वो एकदम ग्लास की शीट की तरह, मतलब जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है वैसे शीट की तरह वो ट्रांसपेरेंट उसकी बॉडी हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, और वो मतलब उतनी ही सॉलिड भी रही, बॉडी ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट भी हो गई, और ग्लास कैसे सॉलिड होता है ना, एकदम मतलब कड़क होता है, तो वैसे कड़क भी रही उसकी बॉडी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, जो ग्रिफिन था वो एकदम ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, वो साइंटिस्ट बहुत अच्छा था लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, मतलब वो कानून मानून बहुत मानता नहीं था। His landlord disliked him and tried to eject him. उसका जो घर मालिक था, लैंडलॉर्ड मतलब उसका जो घर मालिक था, उसको वो पसंद नहीं आता था, ग्रिफिन उसको जरा भी पसंद आता नहीं था, और उसने ग्रिफिन को इजेक्ट मतलब अपने घर से निकाल देने की बहुत बार कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और जब ये घर मालिक ने उसको से घर से निकालने की कोशिश की तो ग्रिफिन ने एज अ रिवेंज, बदला लेने के लिए क्या किया, घर को आग लगा दी। गॉड, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। बट अभी एक ही चीज थी कि अगर उसको ये इनविजिबल होना है तो उसको अपने कपड़े, मतलब बिना कपड़ों के, मतलब अगर कपड़े पहने रहेंगे तो वो दिख जाएगा कि कपड़े तो इनविजिबल नहीं हो रहे हैं, उसकी बॉडी सिर्फ इनविजिबल हो रही है, तो उसको कपड़े, बिना कपड़ों के वो ड्रग खाकर और फिर इनविजिबल होना पड़ता था। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर। अब उसने क्या किया कि वो पिल्स तो खा ली, कपड़े भी उसने उतार के रख दिए और पिल्स खा के इनविजिबल हो गया और घर को आग लगा दी। पर अब हुआ क्या कि उसने घर को आग तो लगा दी, लेकिन जिस घर में वो रह रहा था उसी घर को आग लगा दी, उसने तो रिवेंज लिया था वो लैंडलॉर्ड से। पर अब वो होमलेस हो गया, उसके पास घर ही नहीं रहा, क्योंकि वहां तो उसने आग भी लगा दी और वापस तो जा नहीं सकता था। तो होमलेस वांडरर मतलब यहाँ वहां भटकता रहता था, क्योंकि उसके पास घर भी नहीं था। विदाउट क्लोथ्स, क्लोथ्स उसने उतार के रखे थे, क्योंकि क्लोथ्स उतारे थे इसलिए वो उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई थी, दैट वाज ओनली कंडीशन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। विदाउट मनी, पैसे भी नहीं थे, क्योंकि कहाँ पैसे रखेगा, कपड़े ही नहीं है तो पैसे रखेगा कहाँ पर। एंड क्वाइट इनविजिबल, और अदृश्य, ना उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास घर था रहने को, और बिना कुछ लिए वो इनविजिबल, अदृश्य होके घूम रहा था। until he happened to step in some mud and left footprint as he walked, और अचानक से वो कहीं पर, कहीं कीचड़ में उसके पैर पड़ गए, और वो उसके फुटप्रिंट्स जो हमको पहले स्टार्टिंग में जो पता चला कि वो बच्चों के घर में से फुटप्रिंट्स आए थे, वो कहीं वो गलती से कीचड़ में उसके पैर पड़ गए, उसके वो फुटप्रिंट्स वो बन रहे थे। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब बच्चों से तो वो आराम से उसने पीछा छुड़ा लिया, वो एस्केप कर लिया उसने। बट हिज एडवेंचर्स वेर बाय नो मीन्स ओवर, पर उसके एडवेंचर जो थे वो खत्म नहीं हो रहे थे, मतलब उसके कुछ ना कुछ एडवेंचर चल ही रहे थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अभी उसने ना एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट किया था इनविजिबल होने का, और वो इस तरह से इनविजिबल होकर घूम रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि इनविजिबल होने की एक ही कंडीशन थी कि उसको कपड़े उतार के इनविजिबल होना पड़ता था, और ये बहुत रॉन्ग टाइम था, क्योंकि अभी लंदन में उस समय कौन सा मौसम था, उस वक्त सर्दी का मौसम था। सो दैट वाज अ रॉन्ग टाइम ऑफ द ईयर टू एक्चुअली मूव अराउंड विदाउट क्लोथ। इट वॉज मिड विंटर, मतलब विंटर का सीजन चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवा जो थी वो बिटरली कोल्ड, क्योंकि वैसे वहां तो बहुत ठंड होती है, सर्दी वैसी होती है, और भी तो वैसी सर्दी का मौसम, वहां तो बर्फ वर्फ भी गिरती है, तो हवा इतनी ठंड, बिटरली मतलब बहुत स्ट्रांग, एकदम बहुत ज्यादा तेज ठंडी हवा थी, शार्पली। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, कपड़ों के बगैर तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा, भले वो ट्रांसफर हो गया लेकिन उसकी बॉडी तो अलाइव थी ना, सो ही वाज फीलिंग एवरीथिंग, सो उसको विदाउट क्लोथ उसको बहुत मुश्किल जा रहा था, ठंड लग रही थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अभी उसने क्या किया कि भाई रास्ते में घूमूंगा तो मेरे को ठंड लगेगी, क्योंकि इतनी हवा भी चल रही है, तो उसने डिसाइड किया कि इसकी जगह पर मैं अभी लंदन के किसी मॉल में चला जाता हूँ, क्योंकि मॉल में क्या है, वहां पर वार्मथ रहेगी, वहां पर हीटर्स होंगे तो वार्मथ रहेगी, तो उसने ऐसा सोचकर वो एक मतलब मॉल में चला गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और फिर मॉल के क्लोजिंग का मतलब उसके बंद होने का, मॉल के बंद होने का समय आया।
And as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब दुकान वुकान बंद करके सारी जब मॉल्स की सारी दुकानें वुकानें बंद हो गई तो चले गए सारे एम्प्लॉयज। अब ये तो इनविजिबल था अब तक, तो अब उसने क्या किया, अब उसने सब लोगों के जाने के बाद वहां जो कोई स्टोर में घुस गया होगा, वहां बढ़िया से उसने कपड़े वपड़े पहन लिए, गर्म कपड़े भी पहन लिए, और वहां पर जो फूड कोर्ट था वहां जाकर खा पी कर, या फिर वो हो सकता है वो जो स्टोर है उसमें भी खाने पीने की चीजें होगी, तो आराम से बिना कोई खर्चा किए उसने बढ़िया से कपड़े भी पहन लिए, बढ़िया से खा पी भी लिया। Soon, with shoes and overcoat, fitted himself out with Soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और जैसे ही उसने कपड़े पहने, उसने क्या किया, एक कोट पहन लिया, एक हैट पहन ली, बूट पहन लिए, सब मतलब उसने सारे कपड़े वपड़े पहन लिए, गर्म कपड़े भी पहन लिए। तो जैसे कपड़े पहने फिर से वो विजिबल हो गया, क्योंकि उसके इनविजिबल होने की एक कंडीशन थी ना कि उसको कपड़े नहीं पहन सकता था वो, तो जैसे कपड़े पहने वो विजिबल हो गया वापस से। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. वहाँ उस जो मॉल का जो किचन था उसमें उसको मीट और कॉफी मिल गई, वो उसने पी ली, वो उसने खा पी लिया, फिर उसको वहाँ पर स्टोर में उसको वाइन भी मिल गई, तब उसमें बढ़िया से सब स्वीट्स भी मिल गए, सब उसने आराम से बिना कुछ पैसा खर्चा के खा पी लिया आराम से। Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. Quilts मतलब जो बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए जो मोटे मोटे वो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये होता है ना अपने कंबल होते हैं उस तरह के, नॉट ब्लैंकेट एग्जैक्टली बट फ्लफी से जो ओढ़ने के लिए होते हैं, उन क्विल्ट्स पर जाकर वो आराम से किसी स्टोर में होगा, स्टोर में बेचने के लिए रखे हुए होंगे, तो उसका पाइल ढेर लगा हुआ था, उस पाइल पर जाकर आराम से एक हाथ ओढ़ लिया और बाकी वो पाइल उसको नीचे बढ़िया से वार्मथ मिल रही थी तो उस पर जाकर वो सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब वो तो आराम से सो गया, बट एक गड़बड़ी हुई कि अगर वो टाइम से उठ जाता, लोगों के आने से पहले उठ जाता, तो कोई गड़बड़ नहीं थी, वो वहां से भाग सकता था। लेकिन हुआ क्या कि उसकी नींद नहीं खुली होगी, सो गया होगा आराम से, ठंड थी वैसी और आराम से सो गया था। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अभी दूसरे दिन जो वहां के असिस्टेंट्स आना शुरू हुए, मतलब वो सब शॉप के, तब तक वो सोया रहा। अब क्या हुआ, when he saw a couple of them, जब उसने कुछ असिस्टेंट्स को आते हुए देखा, approaching, he panicked, वो घबरा गया, वो पैनिक कर गया, मतलब वो एकदम से हड़बड़ा गया, and began to run, और उसने इस गड़बड़ में क्या किया, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब अच्छा खासा अगर वो कुछ नहीं करता, चुपचाप कहीं छुप जाता या कुछ थोड़ा सा भीड़ होने की राह देखता और फिर वहां से चुपचाप निकल जाता तो वो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन वो ये लोगों को जैसे उसने वो वहां के जो शॉप के जो कर्मचारी थे उनको आते हुए देखा तो वो पैनिक हो गया, घबरा गया, तो उसने भागना शुरू किया। दे नेचुरली गेव चेस, नेचुरली वहां का जो स्टाफ है उन्होंने किसी अननोन आदमी को, ये वो लोग तो इसको जानते नहीं थे, तो उसको भागते देखा तो उन्होंने उसको चेस किया, उसका पीछा किया। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अल्टीमेटली भागते भागते वो कैसे बच पाया, उसने क्या किया, अल्टीमेटली उसके सारे जो अभी उसने नए जो उसने वहां से सारे कपड़े लिए थे ना पहनने के लिए, उसने एक एक करके सारे उतार दिए और उसके बाद वो फिर इनविजिबल हो गया कि उसने वो पिल तो खा रखी थी, तो अल्टीमेटली उसके सारे कपड़े उसको निकाल कर फेंक देने पड़े और इस तरह से वो वापस इनविजिबल हो गया, तो वो बच गया, फिर उन लोगों को दिखा ही नहीं, वो जो लोग उसको चेस कर रहे थे वो मॉल के लोग, उनको दिखा नहीं और वो फिर बच गया इस तरीके से। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल January एयर। फिर से वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन फिर से वही कि जनवरी की ठंडी में लंदन में he was again without clothes. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that could hide the empty space above his shoulders. अब इसमें वो जो थिएटर में काम आने वाली जो अलग अलग चीजें होती हैं ना, वहाँ कपड़े भी मिलते हैं, उनके वो जो अलग अलग चीजें होती हैं, मतलब प्रॉम्प्ट्स जिसको बोलते हैं, वो प्रॉम्प्ट्स रखे हुए होते हैं अलग अलग, तो वो ऐसे एक स्टोर में उसने जाने का डिसाइड किया क्योंकि उसको ना उसके शोल्डर को कवर करने के लिए कुछ चाहिए था, तो उसने डिसाइड किया कि इस बार मैं ऐसे कुछ स्टोर में जाऊंगा। Shivering with cold, he hurried to
ड्यूरी लेन द सेंटर फॉर थिएटर वर्ल्ड। तो कोई ड्यूरी स्ट्रीट है, वहां पर जो थिएटर से संबंधित सारी चीजों के दुकान होंगे, कपड़े होंगे और अलग अलग जो उनके प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो सब वहां मिलते होंगे। तो वो वहां पर दौड़ता, बहुत ठंड लग रही थी बेचारे को, दौड़ता भागता वहां पर पहुंचा। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप। उसको जल्दी ही एक अच्छी, मतलब जैसी उसको चाहिए थी वैसी शॉप उसको मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. वो उस शॉप में ऊपर गया और उसने थोड़ी देर बाद क्या किया कि उसके सिर पर उसने फोरहेड पर, मतलब यहाँ पर माथे पर उसने बैंडेजेस लगा लिए और डार्क ग्लासेस, एकदम डार्क कलर ब्लैक वाले ग्लासेस, नकली नाक, फॉल्स फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड, ये जो यहाँ इस ये जो साइड विस्कर्स होते हैं, यहाँ के जो बाल होते हैं वो बड़े से ऐसे, मतलब एकदम बहुत गुच्छेदार, वो लगा लिए और एक लार्ज हैट। मतलब उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अलग उसने लुक अलग कर दिया खुद का। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind। और इतना सब करने के बाद उसने क्या किया कि अब मैं पकड़ा ना जाऊं, इस डर से उसने, या इस बात को अवॉइड करने के लिए, पकड़े जाने को अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया कि वो जो शॉपकीपर था उसको पीछे से आकर उसने अटैक किया, उसको मारा पीछे से उसके सिर पर, या कैलसली मतलब एकदम रूथलेसली, बिना किसी दया के उसने आकर उसको मारा। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसके शॉपकीपर के पास तो उसके गले में पैसे होंगे, तो सारे पैसे रॉब कर लिए, सारे पैसे उसने लूट लिए, जितने भी उस शॉपकीपर के पास उसके वॉलेट में रहे होंगे वो सारे उसने छीन लिए। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अभी उसको ना, उसने सोचा कि ये लंदन के क्राउडेड इसमें रहूंगा तो मैं, मेरे लिए बहुत दिक्कत है, मैं कभी ना कभी पकड़ा जाऊंगा। तो एक तो उसके पास घर तो था नहीं और लंदन का एक्सपेंस भी ज्यादा होगा, तो ये सोच के उसने ट्रेन ली उसने और ईपिंग नाम के एक विलेज की तरफ चला गया। ईपिंग नाम के एक विलेज में चला गया जहां पर एक इन में, इन मतलब एक जैसे लॉज टाइप का होता है ना, स्मॉल होटल, वहां पर उसने 2 रूम्स बुक कराए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. विंटर में किसी इन में, किसी रेस्टोरेंट में नया गेस्ट आना मतलब अनयूजुअल था, क्योंकि विंटर में लोग कहीं जाते आते नहीं, इतना हार्श विंटर होता है वहाँ कि लोग जाते नहीं है, क्योंकि बर्फ गिर रही होती है, ठंड होती है, तो कोई कहीं जाता नहीं है। तो ऐसे मौसम में गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा अनयूजुअल था उनके लिए। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging। और उसका अपीयरेंस भी बहुत अजीब सा था कि उसने सिर पे बैंडेज बांधा था, नकली नाक, वो विस्कर्स, बड़ी सी हैट, ऐसा सब उसने करके रखा था। तो उसका अपीयरेंस भी था, उसका लुक जो था वो बड़ा अजीब सा, अनयूजुअल सा था। तो उसकी वजह से सारे लोग आपस में बहुत मतलब गॉसिप करने लगे। टंग वैगिंग मतलब सबके, वैगिंग का मतलब होता है हिलना, हिलना का इन इन हियर इट मीन्स कि लोग उसके बारे में बातें करने लगे, बातें बनाने लगे। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तो वो जो इन जो था, जहां वो रुका था, जो होटल, तो छोटा सा होटल था, उसमें जहां वो जो रुका था, उसका उसकी जो मालकिन थी वहां के लैंडलॉर्ड की, मतलब घर की मालकिन जो थी मिसेस हॉल, उसका नाम, मतलब हॉल उनका सरनेम था, वो इससे, ग्रिफिन से दोस्ती करने की उसने बहुत कोशिश की, मगर कुछ हुआ, मतलब वो दोस्ती नहीं कर पाई उससे। शी मेड एवरी एफर्ट, उसने बहुत कोशिश की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस। अब उसने ना उसको साफ मुंह पर बोल दिया, जैसे ये बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी मिसेस हॉल की, इससे थोड़ी बात करूं, ये करूं, जानूं उसके बारे में, तो उसने बिल्कुल ब्लंटली बता दिया कि मैं यहाँ पर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब एकांत, मैं एकांत के तलाश में यहाँ आया हूँ और मुझे मेरे काम, मुझे यहाँ काम करना है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे यहाँ काम करना है, मुझे एकांत चाहिए, तो मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। और उसका अपीयरेंस भी बहुत अलग हो गया था, तो उसने ऐसा बताया कि मेरे एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से मेरा चेहरा बिगड़ गया है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper.
अभी मिसेस हॉल भी सेटिस्फाइड हो गई कि चलो ठीक है, कि उसका जो गेस्ट है, मतलब उनके यहाँ जो आया है अभी, जो मतलब ये ग्रिफिन, वो एक्सेंट्रिक, मतलब थोड़ा सा सनकी टाइप का, थोड़ा सा अजीब सा ऐसा साइंटिस्ट है। तो और दूसरी बात ये थी कि उसने उसका जो किराया था, उसने 2 रूम बुक किए थे ना ग्रिफिन ने, तो उसने एडवांस में उसका पेमेंट भी कर दिया। तो फिर अब ये चिंता क्या है, अपने को तो ये कुछ भी करे ना, कैसा भी हो, अपने को क्या करना है उससे, अपने को पैसे तो मिल गए। तो शी वॉज सेटिस्फाइड विद दैट। और मिसेस हॉल भी फिर प्रिपेयर हो गई कि ये थोड़ा सा इरिटेबल, मतलब इरिटेबल बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला। ग्रिफिन छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, तो वो उसके लिए भी वो चलो ठीक है सह लेंगे, पैसे तो पूरे दे दिए इसने, तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर हो गई। उसने सोचा कि सन किस आदमी है, तो इसको इग्नोर करना इज अ बेटर थिंग, क्योंकि उसको पैसे तो मिल गए थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। पर अब वो जो पैसे उसके पास थे, ग्रिफिन के पास, वो तो उसने उस शॉपकीपर को, जो थेरेटिकल जो शॉप थी उसमें से उसने अटैक करके चुरा के लाया था। वो कितने दिन चलेंगे, वो जितने थे वो कुछ ज्यादा दिन चले नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और फिर अभी ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा, ये मानना पड़ा, उसको कबूल करना पड़ा, क्योंकि जब उसको और पैसे की जरूरत पड़ी होगी तो उसको बताना पड़ा कि भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, आई एम आउट ऑफ कैश, मतलब मेरे पास अभी पैसे रेडी कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा नाटक कर रहा था कि उसका कोई चेक आने वाला है, थोड़े समय में उसके पैसे कहीं से आने वाले हैं, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा था। हालांकि कहीं से आने वाने वाला नहीं थे, क्योंकि वो तो चुरा के लाया था, वो पैसे खत्म हो गए थे, पर उसको वहां रुकना था। नहीं तो ये तो निकाल देते ना कि भैया तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम निकलो यहाँ से, तो अब तुम किराया नहीं दे सकते हमारे मतलब होटल का, तो निकलो। पर अब यहाँ तो रुकना है, तो उसने ये ऐसे नाटक करना शुरू किया कि मेरे कोई पैसे आने वाले हैं, चेक जल्दी ही आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी ये जैसे ही उसने बताया, मतलब मिस्टर एंड मिसेस हॉल को, इसने ग्रिफिन ने, कि एक चेक मेरा आने वाला है जिसके बाद मैं तुम्हारे आपके पैसे दे दूंगा, उसके थोड़े ही समय बाद क्या हुआ, एक बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंस, अजीब सा वाकया हुआ। अजीब सा इंसिडेंस क्या हुआ, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। क्लर्जी मतलब ये प्रिस्ट होते हैं ना, जो क्रिश्चियन प्रिस्ट होते हैं। क्लर्जी मैन मतलब जो मेल प्रिस्ट होते हैं, जो चर्च के, वो और उसकी वाइफ सोए होंगे घर में, उनको रात को आवाज आई, देवर अवेकन, वो उनको वो एक आवाज से जागे। तो आवाज कहाँ थी, उनकी स्टडी में, उनके घर की जो स्टडी थी उसमें उनको आवाज आई। तो उस आवाज से वो उठे और क्रीपिंग डाउन स्टेयर, तो वो नीचे आए। क्रीपिंग मतलब बिल्कुल ऐसा बिना आवाज के चुपचाप वो लोग, मतलब ऐसे रेंगते रेंगते, जैसे क्रीपिंग का अर्थ होता है एक्चुअली, बिल्कुल वैसे, जैसे नहीं शिकार करने के लिए एकदम धीरे धीरे चलते हैं, तो बिना किसी आवाज के वो लोग नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अभी उनको वहां पर जाकर पैसों की जो उसका आवाज होता है ना, सिक्कों का जो आवाज होता है, तो वो उनको, मतलब एक्चुअली चिंक का अर्थ होता है एकदम शॉर्ट, ऐसे छोटा सा आवाज, ऐसे जैसे सिक्कों का छोटा सा आवाज होता है ना, तो वैसे हम उठाते हैं तो आपस में सिक्के टकराते तो थोड़ा सा आवाज होता है, तो उस तरह वो सिक्कों का आवाज उनको आ रहा था, मतलब सिक्के, और वो क्लर्जी मैन के डेस्क से सिक्के निकालने का आवाज आ रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। अभी वो तो स्टडी का दरवाजा बंद था, उनको सिर्फ पैसे निकालने का आवाज आ रहा था। तो अभी उन्होंने क्या किया, बिना आवाज किए, एक पोकर, मतलब जो जिससे वो जो ये होता है अपना, जो फायर प्लेस होती है जहां पर आग जलाते हैं गर्मी के लिए, उसमें जो कोयले को ऐसे हिलाने के लिए या ढकेलने के लिए जो स्टिक यूज की जाती है, उसको पोकर कहा जाता है। तो वो पोकर वो लेकर आया, उसको हाथ में ऐसे पकड़ के रखा और एकदम से दरवाजा खोला। और ये पोकर जो होता है मेटल का होता है, तो मतलब जोर से लगेगी ना अगर उससे किसी को अटैक करेंगे, तो उन्होंने एज ए वेपन वो पोकर लेकर आए और ही फ्लंग ओपन द डोर, उसने जोर से एकदम से दरवाजा खोला, स्टडी का दरवाजा। सरेंडर, तुम मतलब जो भी हो सरेंडर कर दो, ऐसा वो जो क्लर्जी मैन है उसने जोर से बोला। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। और फिर उसको आश्चर्य हुआ कि सामने तो कोई नहीं दिख रहा है, पूरा रूम तो खाली है,
मतलब उनको दिखाई कोई नहीं दिया, उनको आवाज आ रही थी, पहले भी आवाज आई जब वो ऊपर सो रहे थे, जब नीचे आए तब भी उनको सिक्कों की आवाज आ रही थी, मतलब कोई सिक्के निकाल रहा है ऐसी आवाज आ रही थी। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोल के अंदर गए, देखा तो अंदर कोई नहीं था, अंदर पूरा रूम खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. वो और उसके वाइफ ने फर्नीचर के नीचे देखा, उन्होंने पर्दों के पीछे जाकर देखा, और यहाँ तक कि वो चिमनी थी उसमें भी देखा कि वहां जाकर छुपा हो चिमनी के वहां। देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहां पर कोई भी नहीं था, कोई नहीं दिखा। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, पर इसके बावजूद कोई दिखा नहीं, मगर इसके बावजूद उनका डेस्क खुला हुआ था, और वहां पर जो हाउस कीपिंग के लिए, मतलब घर के रख रखाव के लिए जो पैसे निकाल के रखे थे, वो निकाल कर कोई ले गया था, वो मिसिंग थे, वो वहां पर थी नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, मतलब अद्भुत, अजीब, मतलब स्ट्रेंज, ऐसा कुछ हुआ ऐसा। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन भर क्लर्जीमैन बोलता रहा कि बड़ा अजीब सा हुआ, वाकया हुआ, बड़ा अजीब सा हुआ, ऐसा वो दिन भर बोलता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. मगर ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी था कि कोई आदमी आया, कोई मतलब क्लर्जीमैन के घर में आवाज आया, कोई पैसे निकाल के ले गया, पैसों की आवाज आई, सब आया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अनयूजुअल तो था, एक्स्ट्रॉर्डनरी तो था, मगर ये उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल, मतलब जहां पर ये ग्रिफिन रुका हुआ था, उस इनकी जो मालकिन थी, मिसेस हॉल के घर का जो फर्नीचर, उसका बिहेवियर तो इससे भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, मतलब कुछ और ही कुछ अलग था, मतलब वहां के फर्नीचर के साथ कुछ अलग ही घटनाएं हुई। लेटर दैट मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग में मिसेस हॉल का जो फर्नीचर है उसके साथ कुछ अलग सा अनयूजुअल सा हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर अप वेरी अर्ली, ये जो मिस्टर एंड मिसेस हॉल जो लैंडलॉर्ड थे जिसमें ग्रिफिन रुका है वहां उस होटल के, वो जल्दी उठ गए थे सुबह। एंड वेर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस रूम में ये साइंटिस्ट रुका था, ग्रिफिन रुका था, उसका जो रूम का दरवाजा था वो पूरी तरह से खुला था, वाइड ओपन, मतलब एकदम पूरा खुला था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, यूजुअली उसका ग्रिफिन अपने रूम का दरवाजा हमेशा बंद और लॉक रखता था, अभी खुला रखता नहीं था, लेकिन अभी पूरी तरह से खुला हुआ था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्स हिज रूम, और उसके रूम में अगर कोई आ जाता तो वो फ्यूरियस हो जाता था, बहुत गुस्सा हो जाता था, उसको उसके रूम में कोई आए पसंद नहीं था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी कि इसके रूम का दरवाजा पूरा खुला है, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको तो मिस किया नहीं जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। दे पीप राउंड द डोर, उन्होंने पीप मतलब इसे झांक कर देखना, उन्होंने वो दरवाजे के पास जाकर झांक कर देखा अंदर। सॉ नोबडी, कोई नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने फिर तहकीकात, इन्वेस्टिगेट मतलब तहकीकात करने का निश्चय किया। द बेड क्लोथ्स वेर कोल्ड, बेड क्लोथ्स मतलब जो चादरें वादरें बिछी हुई होती है ना, जो ओढ़ने की या बिछाई हुई चादर, वो सब ठंडे थे, क्योंकि अगर कोई सोया होता है तो वो उसकी बॉडी के हीट से गर्म हो जाती है ना, बिछाने ओढ़ने की चादरें, तो वो सारी बेड क्लोथ्स जो थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इसका मतलब जो साइंटिस्ट है वो काफी समय से उठ गया है, क्योंकि वो उठ गया उसकी वजह से वो वापस फिर सब उसका जो बिस्तर है वो ठंडा हो गया। एंड स्ट्रेंज स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वेयर लाइंग अबाउट द रूम, और सबसे स्ट्रेंज माने वो जो कपड़े हमेशा पहना रहता था और जो बैंडेजेस जो पट्टियां लगाए रहता था, वो सब कुछ रूम में पड़ा हुआ था वहां पर। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. और अचानक मिसेस हॉल को अपने कान के पास, जब जुकाम होने के बाद हम ऐसे करके जो सांस लेते हैं ना, उस तरह से सांस लेने की आवाज उनको अपने कान के पास आई। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. और एक ही मोमेंट बाद एक जो हैट थी जो कहाँ पड़ी थी, बेड पोस्ट पर, मतलब वहां पर साइड में बेड के पड़ी थी, वो अचानक से ऐसे उठी और वो जो मिसेस हॉल के चेहरे पर आकर डैश हुई, मतलब टकराई जोर से।
देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर बेडरूम में रखी हुई चेयर जो है वो अचानक से जिंदा हो गई, मानो अलाइव हो गई। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, वो अचानक से ऐसे हवा में उठी, जो चेयर थी वो हवा में उठी और वो मिसेस हॉल के ऊपर आकर टकराई, लेग्स फोरमोस्ट, और उसके लेग्स को लगे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम द लॉक द डोर आफ्टर देम। और जैसे ही वो घबरा, अब इतना सब हुआ कि वो हैट आके लगी, वो चेयर अचानक से हवा में उड़ी और उनको आकर मिसेस हॉल को लगी, तो वो दोनों घबरा गए, टेरराइज हो गए और भागने लगे। तो वो जो चेयर थी उसने उनको धकेल धकेल के दरवाजे से बाहर किया, मतलब चेयर अपने आप ही आ रही थी उनके पीछे और उनको धकेल रही थी और उनको रूम से बाहर कर दिया, और उसके बाद उस चेयर ने दरवाजा बंद किया और दरवाजा लॉक भी किया। मतलब मानो वो एक व्यक्ति बन गई, वो उसमें जान आ गई चेयर में। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट, वो जैसे फिर वो दौड़ते भागते बाहर निकले, तो वो ऊपर वाले रूम में रहता होगा, तो वो चेयर थी, सॉरी स्टेयर्स थी, तो स्टेयर्स में गिरते गिरते रही, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट वो गिर गई थी इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक मतलब वो इतनी घबरा गई थी, इतना भयंकर, मतलब हिस्टेरिया मतलब एक तरह से उन्माद जिसको हम बोलते हैं, वो इतना घबरा गई थी कि वो सारी घबराहट में वो गिरते गिरते बची, एक्सट्रीमली घबरा, एक्साइटमेंट और डर दोनों उनका एक साथ हो गया। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और वो कन्विंस हो गई कि उनका वो जो रूम है वो हॉन्टेड है, वो उसमें भूत आ गए हैं, स्पिरिट्स ने उनको हॉन्ट कर लिया है उस रूम को। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और ये जो स्ट्रेंजर है, ये जो साइंटिस्ट यहाँ आकर रुका है, इस व्यक्ति ने कुछ किया है जिससे कि वो जो स्पिरिट्स हैं, वो जो भूत हैं, वो उस चेयर में घुस गए, उनके फर्नीचर में घुस गए, चेयर में नहीं, नॉट ओनली चेयर, उनके फर्नीचर में घुस गए सारे भूत जो है वो उनके। ये जो साइंटिस्ट है इसने कुछ किया है, उसकी वजह से ये जो मेरे घर में भूत आए हैं, और उन भूतों को इस साइंटिस्ट ने मेरे फर्नीचर में घुसा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन, मतलब वैसे कराहते हुए, मोन मतलब कराहते हुए, लेकिन मेरी माँ जो थी बेचारी वो उस चेयर पर बैठती थी। टू थिंक इट्स शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचकर कि वो कभी आकर मुझे मारेगी, मतलब वो चेयर उठ के मुझे मारेगी, मेरी बेचारी माँ, मतलब उसकी माँ की चेयर होगी, वो उस पर बैठती होगी। द फीलिंग ऑलमोस्ट द नेबर वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, और फिर बाद में उन्होंने आसपास के लोगों को बताई होगी ये बात कि ऐसा हुआ, चेयर उठ के, चेयर मतलब हवा में उठी, उसको मारा, वो हैट आकर अपने आप मेरे चेहरे पर उसने अटैक किया। तो सारे फिर नेबर्स के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब एकदम टॉक ऑफ द टाउन जैसा हो गया। तो सब नेबर्स का कहना ये था कि ये विच क्राफ्ट है, मतलब ये जादू टोना है, ये कुछ मतलब काला जादू जिसको बोलते हैं उस तरह से कुछ तो है। But witchcraft or not, when the news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब ये विचक्राफ्ट था, काला जादू था, नहीं था, ये बात तो अपनी जगह पर रही, पर क्या हुआ कि पहले वो साइंटिस्ट ने क्या किया था, वहां क्लर्जीमैन के घर जाकर चोरी की, और फिर यहाँ आकर उसने ये सब चेयर वेयर वाला ड्रामा किया इनविजिबल होकर। तो अभी ये विचक्राफ्ट की बात तो चल रही थी, इतने में पता चला कि वो क्लर्जीमैन के घर में भी आज किसी ने उसको लूट लिया, उसके पैसे बर्कली कर रही है। तो वहां पर वो मतलब अब लोगों को लगा कि हो ना हो, इन सारी घटनाओं के पीछे ये जो साइंटिस्ट है, ये थोड़ा स्ट्रेंज लुकिंग सा जो साइंटिस्ट है, इसी का हाथ है, दोनों घटनाओं के पीछे इसी साइंटिस्ट का हाथ है, ये लोगों को कंफर्म होने लगा, लोग ये कन्विंस हो गए। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और लोगों का ये जो संदेह था, सस्पिशन मतलब संदेह था, ये तब कंफर्म हो गया जब उसने अचानक से क्या किया कि वो अभी तक तो बोल रहा था ना मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा जब चेक आएगा तो मैं आपके पेमेंट करूंगा, उसने अचानक पेमेंट कर दिया, रेडी कैश उसने प्रोड्यूस की, मतलब उसने पेमेंट कर दिया। तो उसने मतलब इसका मतलब क्या, वहां पर चोरी कर, वहां चोरी हुई और इसने आज पेमेंट किया, और फिर ये वो सब फर्नीचर वाला ड्रामा हुआ। तो लोगों का शक और पक्का हो गया और गहरा हो गया। Though he had admitted not long before he had no money, अभी थोड़े पहले समय पहले उसने एडमिट किया था
उसने माना था कि उसके पास पैसे हैं नहीं, और अचानक से पैसे कहाँ से आ गए? वो तो कल रात तक तो उसके पास पैसे नहीं थे, और आज अचानक पैसे आ गए। उधर क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई, इधर मिस्टर मिसेस हॉल के मतलब वहाँ के जो फर्नीचर में अचानक जान आ गई और वो उन पर अटैक करने लगे। तो ये सब चीजें मिलाकर लोगों का जो शक था वो ग्रिफिन पे था, और वो जैसे ही उसने पैसे दिए, पेमेंट किया, तो ये शक और भी पक्का हो गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और फिर जो विलेज का कांस्टेबल था, वहां का जो पुलिस वाला था, उसको सीक्रेटली बुलाया गया, उसको भेजा गया ग्रिफिन के वहां। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। अभी मिसेस हॉल भी तो बहुत ज्यादा उतावली किस्म की ना, तो उन्होंने वो कांस्टेबल की राह देखी नहीं, और वो स्ट्रेट वो साइंटिस्ट के पास गई, जो अचानक से कहीं से प्रकट हो गया था। क्योंकि जब वो लोग सुबह में उस रूम में गए थे, तो वहां तो कोई था नहीं, वहां पर ये सब इंसिडेंस हुआ, वो चेयर वगैरह वाला, हैट वाला, तब तो साइंटिस्ट वहां था नहीं। पर अचानक से फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहां से वो अचानक से आ गया, अपीयर हो गया, वो दिखाई देने लग आ गया, मतलब उस रूम में। आई वॉन्ट टू नो what you have been doing to my chair upstairs, she demanded। मतलब उसने बड़े एकदम अथॉरिटी से ऐसे पूछा, she demanded मतलब अथॉरिटी से पूछा कि तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे, बताओ। And I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room। और मुझे ये भी जानना है कि तुम अचानक से रूम में कैसे आ गए, और लॉक्ड रूम में, क्योंकि जब वो चेयर ने उनको धक्का मार के बाहर भेजा, उसके बाद उसने उन्होंने बताया कि चेयर ने दरवाजा भी बंद किया, लॉक भी किया। तो लॉक्ड रूम में तुम अंदर कैसे आए भाई? तुम तो बाहर थे, तुम तो थे नहीं जब हम सुबह तुम्हारे रूम में आए, तो तुम उस अचानक से एक तो कहां से आ गए, दूसरा तो अंदर गए कैसे, क्योंकि रूम तो अंदर से लॉक था। तो आई वॉन्ट टू नो बोथ द थिंग्स, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई चेयर ऑल्सो, आई वॉन्ट टू नो दैट तुम अचानक कहां से आए और तुम लॉक रूम में अंदर गए कैसे। सो शी डिमांडेड all this, she asked all these questions to him। The scientist was always quick tempered। क्विक टेम्पर्ड मतलब एकदम गुस्सा होने वाला था, क्विकली उसको, टेम्पर्ड मतलब गुस्सा होना, एकदम से गुस्सा होने वाला था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत गुस्सा हो गया वो। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं कौन और क्या हूं। ही शाउटेड, उसने चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाकर बोला, वेरी वेल आई शो यू, ठीक है मैं तुमको बताता हूं अभी मैं कौन हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने सारे बैंडेजेस जो उसने बांध के रखे थे ना फेंक दिए। विस्कर्स वो जो उसने साइड में लगाए थे वो फेंक दिए, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, सारी उसने जो नकली चीजें लगाई थी वो निकाल कर फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, एक ही मिनट में ये सब उसने निकाल के फटाफट फटाफट सब फेंक दिया। दिस हॉरिफाइड पीपल इन द बार राउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब उसने एक्चुअली उसका जो इनविजिबल होने का जो एक ही ये था ना, मतलब वो उसने क्यों लगाया, अब हमको समझ में आया कि उसने नकली नाक, वो जो विस्कर्स हैं या हैट और बैंडेजेस क्यों इसलिए लगाए थे कि अगर वो नहीं लगाता तो उसका चेहरा दिखाई नहीं देता ना, क्योंकि उसने जो पिल्स खाई थी उसकी वजह से वो इनविजिबल हो रहा था, और जब वो कपड़े पहन लेता था या कुछ ऑब्जेक्ट अगर पहन लेता था तो वो दिखाई देने लगता था। तो अब इसलिए वो सारा पहन के रखता था, तो उसने जैसे ही उसके चेहरे पर के सारे ऑब्जेक्ट्स निकाले उसका चेहरा गायब हो गया, इनविजिबल हो गया। तो वो बार था, वो मतलब मिसेस एंड मिस्टर हॉल का जो रेस्टोरेंट था, उसमें नीचे बार और रेस्टोरेंट भी होगा, तो वहां बार में लोग बैठे हुए होंगे। तो सब घबरा गए कि एक आदमी जिसका चेहरा ही नहीं है वो वहां उनको दिखा। सो द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन, एक आदमी की तरफ देख रहे हैं जिसका हेड ही नहीं है, जिसका सिर ही नहीं है। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। अब वहां पर मिस्टर जेफर्स करके जो वहां के कांस्टेबल थे जिनको बुलाया गया था ना, वो आए वहां पर। अब ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि मेरे को किसको अरेस्ट करना है, एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। आई हैव टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन विदाउट अ हेड। But Jeffers was not easily prevented from doing his duty। पर Jeffers was very dutiful person, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी करने ही वाले थे। If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without head।
विदाउट हिज हेड। अब भाई मजिस्ट्रेट ने क्या ऑर्डर दिया है कि एक आदमी को अरेस्ट करना है ना, फिर मैं अरेस्ट करूंगा ही। ही इज वेरी ब्यूटीफुल मिस्टर जेफर्स। ऑर्डर है तो अरेस्ट मैं करूंगा ही, फिर वो आदमी चाहे सिर के साथ हो या बिना सिर वाला हो, मैं उस व्यक्ति को अरेस्ट करके रहूंगा। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब मजेदार तब हुआ जब वो जो जेफर्स है कांस्टेबल, उसने ग्रिफिन को अरेस्ट करने की कोशिश की, तो वो पहले उसका हेड गायब हो गया था, विदाउट हेड ही वाज लुकिंग, फिर वो धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स गायब होने लग गए, जैसे जैसे वो कपड़े उतार उतार के फेंक रहा था वैसे 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 वो गायब होता जा रहा था। तो वो बहुत ही स्ट्रेंज हो गया सब कुछ। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फाइनली एक शर्ट ऐसे हवा में उछला, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और फिर कांस्टेबल खुद कांस्टेबल एक ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति से स्ट्रगल करते हुए पाया जो दिख ही नहीं रहा था। मतलब अब ग्रिफिन कंप्लीटली इनविजिबल हो गया था, मतलब उसने अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए थे, तो वो कंप्लीटली इनविजिबल हो गया था। और जो कांस्टेबल है जेफर्स, वो एक इनविजिबल व्यक्ति को पकड़ कर अरेस्ट करने की कोशिश में लगा हुआ था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, ये जेफर्स की, कांस्टेबल की, बट फाउंड हिमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। पर जो लोग इसकी कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उनको कुछ मतलब मिल तो कुछ नहीं रहा था, बल्कि हवा में से कहीं से आके कोई उनको मुक्के मार रहा था, ब्लोज कर रहा था उन पर, तो ये ग्रिफिन उनको मारा जा रहा था। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और फाइनली ये जो जेफर्स था, जो कांस्टेबल, वो उसको नॉक कर करके, मतलब मार मार के, मतलब इसने ग्रिफिन ने उसको इतना मारा कि वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। बेचारा जेफर्स जो एक इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उस साइंटिस्ट ने मुक्के मार मार के उसको बेहोश कर दिया। There were nervous, excited cries of "Hold him!" लोग घबराए हुए थे, चिल्ला रहे थे, मतलब सब एक्साइटेड भी थे, अरे उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, देख तो कोई नहीं रहा है, लेकिन पकड़ो 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 वाला सब लोग चिल्ला रहे थे। बट दिस वॉज easier said than done, पर ये बोलना आसान था, करना आसान था ही नहीं, संभव ही नहीं था, क्योंकि कोई दिखेगा तो पकड़ेंगे, ये तो दिख ही नहीं रहा था, ये तो इनविजिबल हो गया था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन वापस छूट गया, फ्री हो गया, मतलब वहां से वो भागने में कामयाब हो गया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ जाए, कैसे पकड़े उसको। मतलब ग्रिफिन ने खुद को इनविजिबल करके वहां से भागकर वो बच गया। सो इट्स अ ह्यूमरस नाइस स्टोरी। ऐसी एक मूवी भी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी बनी है। हिंदी में आपको मिस्टर इंडिया करके एक मूवी पता होगी, इस तरह से इसी तरह के फनी इंसिडेंसेस उसमें भी हैं। सो इट्स अ नाइस स्टोरी, और मतलब ह्यूमरस स्टोरी है। तो किस तरह से साइंस का, एक तरह से ये भी है कि साइंस का थोड़ा गलत उपयोग भी है उसमें, बट ओवरऑल इट्स अ ह्यूमरस स्टोरी, नाइस स्टोरी। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, एंड यू वुड हैव रियली एंजॉयड ऑल्सो, क्योंकि है तो बड़ी अच्छी सी स्टोरी। तो बस अभी ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अगले वीडियोस में के क्वेश्चन आंसर्स एक वीडियो में करेंगे, और इसकी समरी भी करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। सो बने रहिए। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, लाइक करिए और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी डिटेल जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको सारे नए वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। सो टिल देन, टेक केयर, स्टडी वेल. Okay, see you in next video. Bye.